नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं सूत्रों के हवाले से। एक बड़ी खबर आपको देंगे। जमीन घोटाले की जांच में प्रियंका का नाम, ईडी की चार्जशीट में प्रियंका गांधी का नाम सामने आया है। रॉबर्ट वाड्रा के साथ प्रियंका के नाम का जिक्र हुआ है। सीसी थम्पी सुमित चड्ढा के खिलाफ चार्जशीट में नाम और प्रियंका के नाम से फरीदाबाद में खरीदी गई जमीन। ये बड़ी खबर इस वक्त सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है। जमीन घोटाले की जांच में प्रियंका का नाम जो है वो सामने आया है। ईडी की चार्जशीट में प्रियंका गांधी का नाम जो है वो सामने आया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। जमीन घोटाले की जांच में प्रियंका गांधी का भी नाम सामने आया है। रॉबर्ट वाड्रा के साथ प्रियंका के नाम का जिक्र इसमें किया गया है। सीसी थम्पी सुमित चड्ढा के खिलाफ चार्जशीट में ये नाम सामने आया है। प्रियंका के नाम से फरीदाबाद में खरीदी गई जमीन। तो यहां पर मुश्किलें प्रियंका गांधी की बढ़ती हुई नजर आ रही है। ईडी की चार्जशीट में प्रियंका गांधी का नाम सामने आया है। जमीन घोटाले की जांच में प्रियंका का नाम सामने आया है। ईडी की चार्जशीट में प्रियंका गांधी का नाम है। दरअसल रॉबर्ट वाड्रा के साथ प्रियंका के नाम का जिक्र जो है किया गया है। और बड़ी खबर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी आपको दे रही है। प्राण प्रतिष्ठा में मौजूद रहेंगे 5 लोग। प्राण प्रतिष्ठा में पीएम समेत 5 लोग रहेंगे मौजूद। गर्भगृह में पीएम मोदी समेत 5 लोग मौजूद रहेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगी। राम मंदिर के मुख्य आचार्य भी मौजूद रहेंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है और ऐसे में सिर्फ 5 ही लोग हैं जो प्राण प्रतिष्ठा में मौजूद रहेंगे। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। गर्भगृह में पीएम मोदी समेत 5 लोग मौजूद रहेंगे, जिसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत है, सीएम योगी आदित्यनाथ है, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है और राम मंदिर के मुख्य आचार्य जो हैं वो मौजूद रहेंगे। तो ये जानकारी आपको दे रहे हैं। 22 जनवरी के दिन का इंतजार भारतवासियों को है, क्योंकि 22 जनवरी को रामलला अपनी जगह पर विराजमान हो जाएंगे। राम मंदिर का कार्य बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। गर्भगृह में पीएम मोदी समेत 5 लोग मौजूद रहेंगे जो इस प्राण प्रतिष्ठा के दिन मौजूद रहने वाले हैं। तो पूरा देश राममय माहौल में रंग चुका है, लेकिन कांग्रेस नेताओं को इससे भी परेशानी होने लगी है। पहले राम मंदिर निर्माण के खिलाफ आवाज उठाने वाली कांग्रेस अब रामलला के प्राण प्रतिष्ठा पर भी सवाल खड़े कर रही है। राम नाम की गूंज क्या विपक्ष को परेशान करने लगी है? क्या अयोध्या का उद्धार विपक्ष को स्वीकार नहीं, या फिर ये सिर्फ बौखलाहट है जिसकी आहट अब धीरे धीरे सुनाई देने लगी है? ये फंक्शन हो रहा है एक स्टेट स्पॉन्सर्ड इवेंट के रूप में। प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री यूपी के मौजूद रहेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में वो स्टेट स्पॉन्सर्ड होने की जगह उसकी राजनीतिकरण जो हो रही है। हिंदुस्तान का जो सत्ता है वो सत्ता किसी धार्मिक धर्म का, धार्मिक रंग का नहीं होना चाहिए। तो अल्लाह ताला तो इस बाबरी मस्जिद जो हमसे छीन ली गई है वो हमें वापस दे दी जाए। आपका योगदान क्या बताइए? आप भगोड़े हैं इस हिंदुत्व के मैदान से, मैदान के आप भगोड़े हैं। चाहे लेफ्ट हो या कांग्रेस, मंदिर निर्माण के बाद प्राण प्रतिष्ठा से आहत है। न्योते दिए जा रहे हैं लेकिन कबूल नहीं कर पा रहे। और कांग्रेस के एक नेता तो यहाँ तक कह रहे हैं कि पूरे देश में राम मंदिर और राम जन्मभूमि की बातें उन्हें परेशान करने लगी है। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने कहा, जब पूरा देश राम मंदिर और राम जन्मभूमि पर अटका हुआ है, ये मुझे परेशान कर रहा। राम मंदिर निजी मामला है, इसे देश का एजेंडा न बनाया जाए। प्रधानमंत्री स्कूलों में समय देने की जगह मंदिरों को समय दे रहे हैं। यानी कांग्रेस के नेता मान चुके हैं कि उन्हें धर्म कर्म में नहीं, जनता की आस्था में नहीं, बल्कि सिर्फ राजनीति में रुचि है। And
when the entire nation is hung up on Ram temple and Janmabhoomi and all this stuff, it really upsets me, bothers me. So religion is something very personal. Don't nationalize it. Don't use for political gains. The Prime Minister is spending time in temples all the time. It bothers me. कभी सत्ता के शिखर पर बैठी कांग्रेस का पतन जारी है। धीरे धीरे कई राज्यों की कांग्रेस सरकार घुटने पर आ चुकी है, लेकिन उनके पास इस खत्म होते जनाधार की नहीं, बल्कि राम मंदिर निर्माण की चिंता और विराजमान होते प्रभु राम के नाम सियासत करने की है, जिसमें करोड़ों राम भक्तों की आस्था है। कांग्रेस भगवान श्री राम को काल्पनिक बताती थी। उन लोगों को अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है, देश पूरा खुश है। जो राम विरोधी हैं वो दुखी हैं, लेकिन उनके दुखी होने से रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का जो कार्य चल रहा है, न वह प्रभावित होगा, न अयोध्या का सर्वांगीण विकास प्रभावित होगा, और न हमारे जो तीर्थ स्थल हैं उनके जो विकास का काम है वह प्रभावित होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से अयोध्या का विकास कर रहे हैं, काशी का विकास कर रहे हैं, मथुरा वृंदावन का विकास कर रहे हैं। कष्ट हो रहा है और ये कांग्रेसी ज्यादा परेशान है, तो उनकी सत्ता चली गई है तो दूसरे की सत्ता में और दूसरे के कार्यों में दखल देना चाहते हैं, और उनको खराब लग रहा है राम मंदिर का निर्माण, और लगा रहे हैं कि बेरोजगारी और क्या कहते हैं कि महंगाई, इसको लेकर ये महंगाई बेरोजगारी शुरू से है, आज से नहीं है, कांग्रेस के समय से है। राम मंदिर का आकार दिव्य और भव्य हो रहा है, और वो घड़ी भी नजदीक आ रही है जब रामलला टेंट से हटकर भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगे, जिसके लिए पक्ष के साथ ही विपक्षी नेताओं को भी न्योता मिलने लगा है। मनमोहन सिंह को न्योता जाएंगे या नहीं कंफ्यूजन है, मल्लिकार्जुन खड़गे को न्योता जाएंगे या नहीं क्लियर नहीं है, सोनिया गांधी को भी न्योता मिला है, जाएंगे या नहीं बताया नहीं, अधीर रंजन चौधरी को भी न्योता मिला है, जाएंगे या नहीं साफ नहीं है, आचार्य प्रमोद कृष्णम को भी न्योता मिला है और वो जरूर जाएंगे। यानी राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से विपक्षी नेताओं को न्योता तो मिल रहा है, लेकिन 99% केस में अब भी कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। लेकिन बीजेपी इन सबके इतर अपने अभियान में जुटी हुई है, क्योंकि राम मंदिर ही वो कुंजी है जिसके सहारे बीजेपी हर चक्रव्यूह को भेदती जा रही है। हिंदुत्व ही वो हथियार है जिसके सहारे मोदी योगी चुनाव अभियान को धार दे रहे हैं, और सनातन ही वो रास्ता है जिसके एक छोर पर अयोध्या तो दूसरे छोर पर काशी की डोर बंधी है, और उसी डोर को और मजबूत करने के लिए डोर टू डोर दस्तक दिया जा रहा है और प्रभु श्री राम के नाम अभियान चलाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और अहम जानकारी देंगे। प्रधानमंत्री मोदी का मिशन दक्षिण। पीएम मोदी तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप का दौरा करेंगे। 2 जनवरी को तमिलनाडु दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। 2 जनवरी को लक्षद्वीप में भी कई बैठकें करेंगे पीएम। 3 जनवरी को पीएम मोदी केरल का दौरा करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी का मिशन दक्षिण, 2 जनवरी को लक्षद्वीप में बैठक करेंगे पीएम। लोकसभा चुनाव को लेकर एक्शन मोड में प्रधानमंत्री मोदी हैं। 2 जनवरी को तमिलनाडु दौरे पर पीएम मोदी रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। झुंझुनू से बड़ी खबर आपको देंगे। खेतड़ी में किसान सम्मेलन का होगा आयोजन। खेतड़ी के राम कुमारपुरा में किसान सम्मेलन में सीएम भजनलाल शर्मा करेंगे शिरकत। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी कार्यक्रम में होंगी शामिल। तो जानकारी आपको दे रहे हैं, खेतड़ी में किसान सम्मेलन रहने वाला है। झुंझुनू से ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आई है। खेतड़ी के राम कुमारपुरा में किसान सम्मेलन में सीएम भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी कार्यक्रम में शामिल होंगी। नए साल में भजन सरकार राजस्थान वासियों को कई तोहफे दे सकती है।
गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी के बाद जल्द ही लोगों को सस्ता पेट्रोल मिल सकता है और इसके लिए सरकार पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट की दरों की समीक्षा जल्द कर सकती है। नए साल में भजन सरकार राजस्थान वासियों को कई तोहफे दे सकती है। गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी के बाद में जल्द ही लोगों को सस्ता पेट्रोल भी मिल सकता है। इसके लिए सरकार पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट की दरों की समीक्षा जल्द कर सकती है। घरेलू सिलेंडर के बाद सस्ता हो तेल, पेट्रोल डीजल के दाम घटाने पर विचार, सरकार 5 रुपए तक घटा सकती है वैट। नए साल में प्रदेशवासियों को महंगाई से राहत मिलने वाली है। सिलेंडर की कीमतें घटाने के बाद में भजनलाल सरकार पेट्रोल डीजल के दाम भी घटा सकती है। सरकार जल्द ही तेल के बढ़ती दामों की समीक्षा भी करेगी, जिसमें वैट के दाम 5 रुपए तक कम करने का भी निर्णय लिया जा सकता है। चुनाव प्रचार के दौरान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल डीजल का मुद्दा जोर शोर से उठाया था और हर रैली में वादा किया था राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने पर पेट्रोल की कीमतों की समीक्षा की जाएगी और महंगाई से लोगों को राहत दिलाई जाएगी। मैं आज आपको वादा करता हूं, कांग्रेस सरकार आपसे पेट्रोल का पैसा लूटकर अपने नेताओं की तिजोरी में भर रहा है। मेरा वादा है राजस्थान में बीजेपी सरकार बनते ही कांग्रेस का ये खेल भी खत्म किया जाएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भाजपा की सरकार बनते ही पेट्रोल के दामों की तुरंत समीक्षा की जाएगी और जल्द से जल्द लोकहित में निर्णय भी किया जाएगा। और ये भी मोदी की गारंटी है। जाहिर है कि प्रधानमंत्री के हर वादे को पूरा करने के लिए भजन सरकार तत्परता से काम कर रही है और इसी कड़ी में पेट्रोल डीजल के दामों को कम करने के लिए वैट दरों को भी कम करने पर जल्द ही फैसला ले सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। राजस्थान में पेट्रोल और डीजल के दामों ने आग लगा रखी है। पूरे देश के अंदर वेट जो है वो राजस्थान में ज्यादा है। पेट्रोल और जो डीजल के जो दाम है उनके ऊपर भी राज्य सरकार विचार करने में जुटी हुई है। समीक्षा के बाद में राजस्थान में पेट्रोल और जो डीजल के ऊपर जो वेट है वो कहीं ना कहीं कम किए जाने के ऊपर विचार किया जा रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी शेर सिंह के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। और चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर से एक बड़ी खबर आपको देंगे। कार से कुचलकर युवती की हत्या मामले में अपडेट सामने आया है। आरोपी मंगेश की कोर्ट में आज पेशी होगी। जवाहर सर्कल थाना पुलिस कोर्ट में करेगी पेशी। पुलिस कोर्ट से करेगी रिमांड की गुजारिश। आपको बता दें, मामले में अन्य साथियों की भूमिका की भी जांच होगी। सर्कल थाना अधिकारी कर रहे मामले की जांच। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कार से कुचलकर युवती की हत्या मामले में यह बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। आज आरोपी को कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। जवाहर सर्कल थाना पुलिस करेगी कोर्ट में पेश। से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां कटा हुआ पैर मिलने से सनसनी। खास रवि सरहद में मिला कटा हुआ पैर। पुलिस के अनुसार 1 महीने पुराना हो सकता है ये पैर। मौके पर छानबीन कर रही पुलिस। गुमशुदा लोगों की जानकारी जुटाकर तलाश की जा रही है। तो कटा हुआ पैर मिलने से सनसनी। पुलिस के अनुसार 1 महीने पुराना ये पैर हो सकता है। फिलहाल मौके पर छानबीन कर रही है पुलिस और जो गुमशुदा लोगों की जानकारी जुटाकर इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। दौसा के बांदीकुई से बड़ी खबर आपको देंगे। पानी की टंकी पर चढ़ा व्यक्ति, अवैध खनन के विरोध में टंकी पर चढ़ा व्यक्ति। तहसीलदार कार्यालय के सामने टंकी पर यह व्यक्ति चढ़ा है। वीडियो जारी कर आत्महत्या करने की धमकी दी है। खनन माफिया पर धमकाने का आरोप भी लगाया है। तो जानकारी इस वक्त आपको दे रही है। अवैध खनन के विरोध में टंकी पर चढ़ा है ये व्यक्ति। दौसा के बांदीकुई से ये जानकारी है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। अवैध खनन के विरोध में टंकी पर चढ़ा है व्यक्ति। तहसीलदार कार्यालय के सामने पानी की टंकी पर यह व्यक्ति चढ़ा है और वीडियो जारी कर आत्महत्या करने की धमकी दी है। खनन माफिया पर धमकाने का आरोप भी लगाया है इस व्यक्ति ने। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जो व्यक्ति टंकी पर चढ़ा उसे नीचे उतारने की कोशिश की जा रही है। तहसीलदार कार्यालय के सामने जो पानी की टंकी है उस पर यह व्यक्ति चढ़ा हुआ है। अवैध खनन के विरोध में टंकी पर चढ़ा है ये व्यक्ति।
तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल घटना की जानकारी जैसे ही मिली है, पुलिस महकमा इस पूरे मामले की जांच में जुट गया है। तो अवैध खनन के विरोध में टंकी पर यह व्यक्ति चढ़ा है। अवैध खनन का विरोध कर रहा है व्यक्ति, और कई बार शिकायत के बाद भी व्यक्ति का कहना है कि उसके मामले पर सुनवाई नहीं की गई है, जिसके चलते आज उसने ये कदम उठाया है। वीडियो जारी करके आत्महत्या करने की धमकी भी दी है व्यक्ति ने। फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस आगे जांच कर रही है और शख्स को नीचे उतारने की कोशिश की जा रही है, और उसकी जो भी मांगे हैं उन्हें मानने के लिए पुलिस जो है समझाइश कर रही है। राजस्थान में बढ़ रहे अपराधों की रोकथाम को लेकर आपातकालीन हालत में तत्काल पुलिस सहायता उपलब्ध करवाने के लिए डायल 112 सेवा शुरू की गई है। एसपी विकास सांगवान ने बताया कि जैसलमेर जिले में 5 फर्स्ट रिस्पांस व्हीकल आई हैं और जैसलमेर, कोतवाली, पोकरण, सांगड़, फलसूंड सहित अन्य स्थानों को ये सौंप दिए गए हैं। ये व्हीकल जीपीएस और कैमरे सहित कई खूबियों से लैस हैं। 112 नंबर पर फोन करने पर सबसे पहले फोन कंपनी के सर्वर पर जाएगा। वहां से तुरंत नजदीकी लोकेशन पर व्हीकल के ड्राइवर के पास ये सूचना पहुंचेगी, जिसके बाद गाड़ी लोकेशन के लिए रवाना होगी। चूरू रेलवे स्टेशन पर चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने हावड़ा बीकानेर ट्रेन में 2 लावारिश नाबालिग लड़कों का रेस्क्यू किया है। लड़कों को किडनैपर्स ने बेहोश कर अपहरण का प्रयास किया था। वहीं टीम ने दोनों को रेस्क्यू कर बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया है। साथ ही उनके परिजनों की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि दोनों बालक उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के रहने वाले हैं। 25 दिसंबर की शाम करीब 5 बजे घर पर बिना बताए खेलने के लिए निकले थे। तभी रास्ते में किसी अनजान व्यक्ति ने उन्हें बेहोश कर गाड़ी में बैठाकर ले आया था। वहीं टीटी की जांच में दोनों बच्चे बिना टिकट सफर कर रहे थे, जिसके बाद 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन ने दोनों को रेस्क्यू किया है। इसके द्वारा सूचना मिली कि हावड़ा से बीकानेर जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन में 2 लावारिस हालत में नाबालिग बच्चे मिले हैं, और ये सूचना मिलते ही चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम है वो मौके पर पहुंची और बालकों का रेस्क्यू कर चाइल्ड हेल्पलाइन ऑफिस लाया गया। ऑफिस ला करके दोनों बालकों की काउंसलिंग की गई। तो काउंसलिंग में दोनों बालकों ने ये बताया है कि हम खेलने के लिए घर से निकले थे, और उसी दौरान 2-3 आदमी थे जो कि हम जानते हैं अनजान हैं। उन्होंने हमें गाड़ी में बैठा करके चंदौली रेलवे स्टेशन छोड़ दिया गया, और फिर वहाँ से हम चंदौली से दिल्ली पहुंच गए ट्रेन के द्वारा, और फिर दिल्ली से हम चूरू पहुंच गए, जबकि हमें इस प्रकार कोई पदार्थ है वो सूंघाया गया, जिससे हमें होश में नहीं रहे और चूरू पहुंच गए। और आज उनको CWC पेश किया गया है दोनों बालकों को, और इनके परिजनों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है सर। और अगली खबर अब चूरू के रतनगढ़ से आपको देंगे, जहां जयपुर ओवरब्रिज के पास हुए भीषण सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। वहीं हादसे में एक बच्ची समेत 6 लोग घायल भी हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार कार सवार सभी लोग जयपुर से रतनगढ़ की तरफ आ रहे थे और नेशनल हाईवे 11 पर जयपुर रोड स्थित ओवरब्रिज के पास ओवरटेक करते समय दोनों वाहनों की भिड़ंत हो गई, जिसमें दोनों वाहनों में सवार सभी लोग घायल हो गए हैं, जबकि छाबड़ी गाँव के तुलसीराम जाट की मौत हो गई। और इस बीच जयपुर से एक बड़ी खबर आपको देंगे। मंत्रिमंडल गठन पर राजेंद्र राठौर का बयान सामने आया है। जल्द हो सकती है मंत्रिमंडल गठन की घोषणा। मंत्री बनाना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार और कांग्रेस को मंत्रिमंडल पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं। गहलोत 5 साल सहयोगियों के फोन टैप करते रहे। मंत्रिमंडल के विस्तार की प्रसव पीड़ा समाप्ति की ओर है। भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति रही है, वो श्रेष्ठ में सर्वश्रेष्ठ को चुनते हैं। हमारा आलाकमान उसी प्रक्रिया को पूरी कर रहा है। सारे मानदंडों के अनुसार राजस्थान में हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला मंत्रिमंडल बने,
इसकी संभावनाएं अब पूरी कर दी गई है और कुछ ही दिनों के अंदर, मैं समझता हूं कुछ घंटों के अंदर भी हो सकता है कि मंत्रिमंडल का गठन हो जाए। गठन कब होगा इसके बारे में कुछ बात कहने का अधिकार मेरा नहीं है, ये प्रोरोगेटिव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का है, वही बता पाएंगे। पर मैं ये कह सकता हूं कि अब सारी चीजें निर्णायक दौर से गुजर रही है, निर्णय कभी भी आ जाएगा। राजस्थान को नया कप्तान तो मिल गया, लेकिन टीम का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। कई तारीखों के बीच लोग बुधवार का दिन तय मानकर चल रहे थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि शायद शुक्रवार तक मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए। राजनीतिक विश्लेषक भी मंत्रिमंडल में हो रही देरी को अलग ही तरीके से देख रहे हैं। उनका कहना है कि वहीं पहले की 2 लिस्ट में युवाओं और जातिगत समीकरणों पर पूरा ध्यान दिया गया था, लेकिन इस बार अनुभव को ही पहली गारंटी माना गया है। इसी के चलते मंत्रिमंडल के विस्तार में देरी होती गई। वहीं बीजेपी इस बार मंत्रिमंडल में विशेष रणनीति अपना रही है। पहले जहां ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात कही जा रही थी, वहीं अब ऐसा नहीं होगा। वरिष्ठ नेताओं को भी बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। इसी के चलते तीसरी बार लिस्ट फाइनल हुई। इन्होंने अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुझाव दिया कि फ्लोर मैनेजमेंट के लिए जो वसुंधरा खेमे या जो वरिष्ठ विधायक है उनको जगह दी जाए। इस तरीके से 3 चरणों में जो मंत्रिमंडल का गठन और पोर्टफोलियो का वितरण अटक रहा है। यही कारण है कि जो अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वरिष्ठ भाजपा के नेता उनकी राय स्वीकार कर ली है और जो 90% बिल्कुल यंग फ्रेश मंत्रिमंडल आ रहा था वो अब रुक गया है। अब मिश्रण होगा, इसमें वरिष्ठ भी होंगे और कनिष्ठ भी होंगे। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मंत्रियों की तीसरी लिस्ट फाइनल हो चुकी है, जिस पर सिर्फ मोहर लगनी बाकी है। वहीं मंत्रिमंडल में देरी का मुख्य कारण दिग्गज नेताओं को संतुष्ट करना। पहले 3 चरणों में होना था मंत्रिमंडल का गठन, लेकिन अब एक ही चरण में होगा गठन। यंग कैबिनेट की जगह वरिष्ठ नेताओं को भी जगह दी जाएगी। इसी के चलते मंत्रिमंडल के विस्तार में देरी होती गई। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर मुस्कुरा दिए। उन्होंने सभी को इंतजार करने की बात कही, लेकिन ये नहीं बताया कि राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। इस तरह के चेहरे होंगे सर कैबिनेट में, कोशिश कैसी है आप लोग? जी जल्दी इसकी सूचना भी मिलेगी और चेहरे भी सामने आएंगे। हालांकि सीपी जोशी ने पहले कहा था कि राजस्थान में मिनी कैबिनेट का गठन किया जाएगा, जिसमें सीएम समेत करीब 15 मंत्रियों को शामिल किया जाएगा, लेकिन पार्टी की ओर से कैबिनेट को विस्तार पूर्वक गठन करने का विचार कर रही है। अब कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तर्ज पर बड़ा मंत्रिमंडल होगा और इसमें करीब 23 से 24 मंत्रियों को नियुक्त किया जाएगा। सीएम भजनलाल शर्मा भी 2 बार दिल्ली का दौरा कर चुके हैं। कहा जा रहा है कि सीएम की ओर से लिस्ट सौंप दी गई है, जिस पर अंतिम फैसले का इंतजार किया जा रहा है। अब मंत्रिमंडल के विस्तार में ज्यादा देरी नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम फौरन लौटते हैं।